हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो यूपी की जो स्टेट लेवल की नीट यूजी की काउंसलिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग यहां पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो बेसिकली अभी जो है शेड्यूल यहां पर रिलीज नहीं हुआ है। शेड्यूल हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो यहां पर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर जो आपके लिए प्री रिक्विजिट है, इसका मतलब ये है कि जो नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके रखने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिस जो है वो यहां पर डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, और वो जो नोटिस में इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को सही से नहीं समझ पाते हो तो आगे आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि आपका जो है उससे लॉस भी हो जाए। तो पेनाल्टी वगैरह से बचने के लिए सभी रूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हो और इन केस आपको जब किसी भी कोर्स में सीट मिलती है, भले वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर कोई अदर कोर्स हो, तो आपको किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस अपना करवाना होगा, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने अभी नोटिस में दे दी है। तो उसको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हो ये 26 जुलाई 2024 यानी कि ये परसों रिलीज हुआ था, और इसके बाद 27 जुलाई को कल जो है एक और नोटिस आया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो नोटिस इन्होंने निकाला है इसमें विषय जो लिखा है वो लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रदेश के राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों या स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एमबीबीएस बीडीएस में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन है उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो सेटअप किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल की जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट्स दूंगा। बाकी यूपी नीट काउंसलिंग के भी आपके जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला इन्होंने पॉइंट लिखा है अभ्यर्थी को के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका ब्रोशर। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो आपका ऑनलाइन ब्रोशर जो आएगा जिसमें आपके रूल्स वगैरह लिखे होंगे, जिसमें आपकी गाइडलाइंस लिखी होंगी कि भाई काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट आपको करना है और उसमें आपको किस किस तरीके से सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपका किया जाएगा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सब मतलब इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इन्होंने ये लिखा है कि किस विद्यालय मतलब किस विश्वविद्यालय को इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ब्रोशर वगैरह तैयार करने के लिए। तो ये लिखा हुआ है जैसे कि केजेएमयू लखनऊ हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, तो ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इन कॉलेजेस या इन यूनिवर्सिटीज के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो इन गाइडलाइंस को सेटअप करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है कि 2024-25 में जो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए अर्हताएं हैं मतलब एलिजिबिलिटी वो क्या क्या है। तो पहला तो यही है कि भाई आपने नीट यूजी की जो एग्जाम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो और आप उसमें एलिजिबल पाए गए हो, यानी कि आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया हो। ठीक है, और दूसरा यह है कि इन्होंने लिखा है कि भाई जो आरक्षित वर्ग है यानी कि जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना क्वालिफाइंग स्कोर लाना होगा, तभी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर वही लिखा है कि कट ऑफ वगैरह आपकी जो भी क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है मतलब जो आपकी डोमिसाइल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इन्होंने 4th पॉइंट में लिखा है कि प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो आपके पास जो है यूपी उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए अगर आप यूपी के स्टेट लेवल की नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपना क्लास 10th और 12th दोनों ही उत्तर प्रदेश से किया है, उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल से किया है, बोर्ड से मतलब नहीं है, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, आपने यूपी बोर्ड से किया हो, आपने आईसीएसई बोर्ड से किया हो या फिर आपने जो है यहाँ पर किसी अदर बोर्ड से किया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये कि आपने जो 10th और 12th है वो आपने किसी एक ऐसे स्कूल से किया होना चाहिए जो आपका यूपी स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो वहां से अगर आपने किया तो आपको डोमिसाइल की नीड मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है
प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है, या फिर अल्पसंख्यक जो आपके माइनॉरिटी जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश के उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो भाई अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो नीट के स्कोर के बेसिस पर एमबीबीएस या बीडीएस में, तो यहाँ पर आपके लिए डोमिसाइल जैसी कोई भी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपने 10th या 12th आपने यूपीसी किया होना चाहिए। आप अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा है कि भाई जिसने नीट एग्जाम नहीं दिया है वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और बाकी जितनी भी इन्होंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी वगैरह है वो एनटीए के जो ब्रोशर में आएंगी जारी की जाएंगी उसमें भी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह होंगी वही आपकी एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर काउंसलिंग की कितनी रहने वाली है। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग का होगा वो आपकी इस वाली वेबसाइट पर होगा upneet.gov.in। ठीक है, इस पर जाकर आपको करना होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहां पर जो है पंजीकरण शुल्क लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो पहले इन्होंने लिखा है कि प्रथम या द्वितीय या तृतीय चक्र की काउंसलिंग, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए 2000 रुपए। ठीक है, और जो आपका लास्ट राउंड होगा यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड, अगर थर्ड राउंड के बाद भी सीटें बच जाती हैं तो लास्ट राउंड जो होता है यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड, तो उसमें आपको 1000 रुपए जो है वो यहाँ पर पे करने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना होगा। तो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका एक सेम रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। मान लो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करा तो उसी की बेस पे सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आप अपग्रेड वगैरह करवा सकते हो, या अगर आपको सीट नहीं मिली है तो बार बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जो लास्ट राउंड होगा इनका स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप पहले पार्टिसिपेट कर चुके हो फिर भी। ठीक है, और ये भी लिखा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम सिक्योरिटी मनी की। तो ये सिक्योरिटी मनी वो पैसा होता है आपका कि जैसे इनके कुछ रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो ये सिक्योरिटी मनी ये आपसे जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी जो ये आपका रिफंडेबल होता है, लेकिन रिफंडेबल आपका तभी होता है जब आप इनकी कंडीशंस को फॉलो करते हो। ठीक है, तो इन्होंने सिक्योरिटी मनी के बारे में लिखा है कि यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु धरोहर यानी कि सिक्योरिटी मनी जो है वो निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। तो पहले ये लिखा है कि राजकीय क्षेत्र के कॉलेज हेतु रुपए 30,000। तो इन्होंने लिखा है कि जो भाई स्टेट लेवल के जो आपके कॉलेज हैं, ये स्टेट कोटा से जो कॉलेज आपको मिलेंगे या राजकीय क्षेत्र मतलब जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होगा यूपी के, उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो यहां पर आपको 30,000 रुपीज देने होंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर आप उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी मनी यहां पर पे करनी होगी। और तीसरा इन्होंने लिखा है कि निजी क्षेत्र के जो डेंटल कॉलेज हैं, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीडीएस करना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी पे करना होगा। अब ये सिक्योरिटी मनी भी पे करना होगा और जो ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको बताई 2000 रुपए वो भी आपको पे करनी होगी। बस डिफरेंस ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होती, लेकिन जो सिक्योरिटी फीस है ये 30,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ये आपको रिफंड किया जाएगा अगर आप इनकी शर्तें मानोगे। अब वो शर्तें क्या होती हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा जो इनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको काउंसलिंग में बहुत ही ध्यान से पार्टिसिपेट करना होगा। जो भी कंडीशन है उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि 30,000 रुपए भी अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए 30,000 रुपए काउंसलिंग में पे करोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो उसको भी आपने बहुत ध्यान से जो है केयरफुली यूटिलाइज करना होगा। अब इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी, ठीक है, मेडिकल एवं डेंटल दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें 2 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी होगी। ठीक है, अब मान लो अगर आप जो है यहां पर राजकीय एवं निजी यानी कि मतलब मेडिकल एवं डेंटल जो दोनों है, मतलब कि आप जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए, और दोनों कॉलेजेस में जो है आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों ही कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको यहां पर सिक्योरिटी फीस 2 लाख देनी होगी। और इन्होंने ये लिखा है कि भाई जो राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों के डेंटल कॉलेज की सीटों हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी होगी। मतलब कि ये है यहां पर अगर आप मान लो एक से ज्यादा कोर्स या एक से ज्यादा टाइप के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग में, तो जिसकी ज्यादा फीस होगी सिक्योरिटी फीस वो वाली आपके ऊपर लागू होगी। मतलब 2 लाख रुपए किसके लिए थी भाई? प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए थी। तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की फीस 2 लाख है जो कि मैक्सिमम है तीनों ही केसेस में। उसके साथ अगर मान लो आप अगर आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उन सभी केसेस में जो मैक्सिमम वाली सिक्योरिटी फीस होगी वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि
अगर आप जो है राजकीय एवं निजी, ठीक है, मतलब जो आपका गवर्नमेंट हो गया और जो प्राइवेट, दोनों के डेंटल काउंसलिंग करवाना चाहते हो, मतलब बीडीएस कोर्स के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो 1 लाख रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाली सिक्योरिटी मनी होगी वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, सबकी जोड़कर नहीं होगी। ठीक है, एक ही एप्लीकेबल होगी और कौन सी होगी, मैक्सिमम वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई किस किस के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एमबीबीएस के लिए करना चाहते हो, एमबीबीएस में कौन से के लिए करना चाहते हो, मतलब जो आपका स्टेट कोटा हो गया या मैनेजमेंट कोटा, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि बीडीएस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो बीडीएस के काउंसलिंग के लिए, तो आप गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हो या प्राइवेट के लिए करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस वहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, और इन्होंने लिखा है 5th पॉइंट में, ठीक है, या 4th पॉइंट देख लेते हैं पहले, कि धरोहर धनराशि जो है ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जाएगी वो चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो जो सिक्योरिटी मनी पे नहीं करेगा वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। 5th पॉइंट है, समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, मतलब यह है कि भाई सारे आपके काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी सिक्योरिटी मनी जो है उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जिससे आपने पे करा होगा। तो मैं यहां पर आपको एक टिप देना चाहूंगा कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ये जो बड़ा बड़ा अमाउंट आप देख रहे हो 30,000, 1 लाख, 2 लाख का, ये प्लीज आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही करें। साइबर कैफे वगैरह से पेमेंट आप ना करवाएं, क्योंकि फ्यूचर में जब ये सिक्योरिटी मनी मान लो आपके खाते में वापस आता है तो वो साइबर कैफे वाले के अकाउंट में जाएगा। अब बार बार आप उसके पास जाओगे चक्कर लगाने, आप उसे पूछोगे आया नहीं आया, वो सच बताएगा नहीं बताएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो किसी का भी दिल पिघल सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इतना बड़ा अमाउंट है तो आप रिस्क मत लेना। आप ये मत करना कि भाई आप साइबर कैफे वाले के पास जा रहे हो और उससे बोलोगे आप हमारा अमाउंट पे कर दो, हम आपको कैश दे देंगे। कोशिश आप ये करो कि आप अपने या तो बहुत कोई खास आपका दोस्त है, अगर आप खुद नहीं कर पाते, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, चाचा ताऊ मामा मम्मी जो भी है, तो उनसे आप पे करवा लो, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है अभिलेखों का सत्यापन। अभिलेखों का सत्यापन मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये है कि भाई जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और जिसको उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा, तो इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। मतलब ये कि काउंसलिंग में भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से करने पड़ेंगे? हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट हो गई आपकी। ठीक है, और अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है जनरल के अलावा, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, या एनसीसी हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, या पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा हो गया, तो कोई भी कोटा या कैटेगरी आपने यूज करी है तो उसका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के स्टेट कोटा के लिए आप कर रहे हो काउंसलिंग, तो आपको यूपी का डोमिसाइल भी करना होगा अपलोड। ठीक है, और मान लो कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है फिर भी आप स्टेट कोटा से करवाना चाहते हो काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट तो अपलोड करनी पड़ेगी, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर करने होंगे। और उसके बाद लिखा है कि यूपी नीट यूजी 2024 में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी को अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। तो भाई आप इनमें से एक मतलब जो भी आपका होगा नोडल सेंटर वो आप कर लोगे, बिकॉज बाद में जो भी आपको वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होगा वो शायद इस नोडल सेंटर पे जाके करवाना होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी से जो है आप एक नोडल सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेना। अब वो देख लेना उसमें कि क्या कंडीशन रहती है कि जो पास रहता है उसको आपने सेलेक्ट करना है, या जिसको आपने प्रेफरेंस पहले दिया है अपनी चॉइस फिलिंग में उसको करना है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से वही होगा कि भाई जो आपके घर के ज्यादा पास होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद है इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बताया। तो अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी हो गया 21% का रिजर्वेशन है वहां पर, एसटी कैटेगरी के लिए 2% है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% है। तो ये नियम तो आपका सेंट्रल वाला ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है ये मतलब कोई मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, एक शायद कोई नया या तो मेडिकल कॉलेज है एससीपी के अंतर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर कन्नौज। ठीक है, जालौन तथा सहारनपुर के उद्धरण आरक्षण के अंतर्गत शासन द्वारा स्टेट कोटे की सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्न। तो ये जो है इन्होंने मतलब जो कॉलेज है, आई थिंक ये न्यू कॉलेज अगर ऐड हुआ है तो उसकी सीट्स का इन्होंने पूरा सीट मैट्रिक्स वगैरह दिया है कि कितनी कितनी सीट्स वहां पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखी गई है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। और बाकी यहाँ पर काउंसलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया लिखिए, इसको आपने अच्छे से पढ़ना होगा,
बाकी अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बिकॉज इस वीडियो में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारा प्रोसेस लिखा है कि भाई फर्स्ट काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स हैं आपके पार्टिसिपेट करने के, और उससे पहले काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा। फिर सेकंड राउंड कैसे होगा, थर्ड राउंड कैसे होगा, ठीक है। और बाद में मान लो अगर सीट्स बच जाती हैं तो कन्वर्जन किस किस में होगा, जैसे कि मान लो एसटी कैटेगरी की सीट है और पीडब्ल्यूडी कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, एफएफ कोटा या एनसीसी कोटा है, तो वो डायरेक्टली एसटी कोटा की ओपन कोटा, मतलब एसटी कैटेगरी की ओपन कोटा की सीट में चेंज हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन का एल्गोरिथम वगैरह इन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लास्ट में भाई इतनी सीट्स बच जाए। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि सीट बच जाए और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है। और फिर ये लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से पूरा आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा ताकि रूल्स समझने में आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि यहां पर देखो क्या है कि अगर आप सही से इन सभी रूल्स को नहीं समझोगे तो आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं ये भी देखूंगा कि भाई अगर आपको पर्सनली मैं हेल्प कर पाऊँ इस काउंसलिंग में, अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए होगी तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो आप किस तरीके से मेरा पर्सनलाइज मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग वगैरह का जो भी रूल्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बाकी जो दूसरी वाली पीडीएफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उस पीडीएफ में भी यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये भी आपकी 27 जुलाई 2024 को मतलब अपलोड की गई है, यानी कि कल की गई है, और इसमें भी उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई और अलग से इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, इसमें बस आपके कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड वगैरह इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि भाई अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपका जो आरक्षण प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको उसी वीडियो में इंक्लूड करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी शैक्षिक अर्हता वगैरह तो आपको पता ही है कि भाई नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। तो पता ही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला ही एग्जाम दे सकता है नीट का, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो इस वाली पीडीएफ में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है वो डॉक्यूमेंट्स और कंडीशंस आपको तैयार करके रखनी होंगी। अगर आप रखोगे तभी आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने मतलब नीट स्कोर के बेसिस पे, तो जो मैंने आपको अमाउंट वगैरह बताया है कि सिक्योरिटी मनी आपका इतना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि भाई अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको 2 लाख अरेंज करने, 1 लाख अरेंज करने, तो उतना अमाउंट जो है वो आप अरेंज करके जल्दी से जल्दी रख लो। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको शायद 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो ये है कि उस टाइम पे आप बिल्कुल भी पैनिक ना करो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको पहले से एडवांस में बता दी है कि कितना अमाउंट वगैरह आपको रखना है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है अमाउंट अरेंज करके रख लो। बाकी जो भी रूल्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के और स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी जितने भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।